पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव की नगरी, आस्था के घाट और मोक्षदायिनी गंगा की नगरी, तुलसीदास, कबीर और गौतम बुद्ध के कर्मों की नगरी। ये नगरी बनारस भी है, काशी भी है और वाराणसी भी यही नगरी। ये है बनारस, बना हुआ रस है। ये है बनारस, बना हुआ रस है। घाटों का है यह नजारा, गलियों का है यह बनारस, बना हुआ रस है, बना हुआ रस है। वाराणसी। मैं जानता हूं हम इस शहर में पिछली श्रृंखला में भी आ चुके हैं, लेकिन क्या करूं, अगर आप गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ में सफ़र कर रहे हैं तो आप वाराणसी को बाईपास नहीं कर सकते। गंगा के तट पर बसे जितने भी शहर हैं, अगर उन्हें मान्यता के आधार पर देखा जाए तो वाराणसी का स्थान सबसे ऊपर है। इसे सबसे पावन स्थान माना जाता है। ये शहर इतना कमाल का है कि यहाँ पर कदम रखते ही यहाँ की सड़कों में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फ़िज़ाओं में आप वाराणसी महसूस कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका तजुर्बा आपको यहीं पर आकर मिल सकता है। आप जानते हैं ये शहर इतना पुराना है कि जब 19वीं शताब्दी में अमेरिकी ऑथर मार्क ट्वेन यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था, दिस सिटी वाराणसी लुक्स ओल्डर देन द हिस्ट्री, दिस सिटी लुक्स ओल्डर देन द ट्रेडिशंस, दिस सिटी लुक्स ओल्डर देन द लेजेंड एंड दिस सिटी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। यानी ये शहर परंपराओं से भी पुराना है, ये शहर इतिहास से भी ज़्यादा पुराना है। तो इस शहर में दोबारा आना और दोबारा आपको यहाँ लाना मेरी खुशकिस्मती ही तो है। इस कड़ी में गंगा पर नाविक के स्वरों से गूंजेंगे बनारस के रंग। जय गंगा महारानी। संत कबीर के वास के होंगे दर्शन। जाऊंगा भारत के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी संग्रहालयों में से एक भारत कला भवन। जानूंगा कैसे अंग्रेजों के बनाए नाले को बचाने का मुश्किल बीड़ा उठाया है नमामि गंगे ने। इस बार होगा 80 घाट की लेमन चाय का स्वाद। बनारस की खूबसूरत गुलाबी मीनाकारी की कला से मैं हूंगा रूबरू। देखूंगा कैसे हो रही है तैयारी गंगा घाट को विश्वनाथ धाम से जोड़ने की। काशी कोकिला के मधुर गीतों के साथ होगी काशी की पावन यात्रा समाप्त। विद्वानों का यह शहर वाराणसी मिर्जापुर से लगभग 63 यानी 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा की शांत लहरें जब गुनगुनाती होंगी तो लगता है किसी केवट की आवाज में ही गाती होंगी, क्योंकि बनारस की मिट्टी की खुशबू हो या काशी पर अधिकार का स्वर, ये दोनों किसी मल्हा की स्वर लहरियों में ही हो सकता है। क्या गाते हैं उस्ताद? रियाज करते हैं रोज? बस इसी बोट में रियाज करता हूँ। मैं कहीं जाता नहीं हूँ, बोट से गाता हूँ और पैसेंजर घुमाता हूँ। तो मुंबई चलते हैं? जो मजा बनारस में है ना, हाँ। वो बम्बई में नहीं है। बनारस में लोग 4 बजे भोर में उठ जाते हैं। हाँ। भोर में गंगा स्नान। मुंबई में लोग सोते ही नहीं है। ऐसी क्या बात है बनारस की कि आपका यहीं पर मन लगता है? जो रस है बनारस का ना जी, वो कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप जहाँ घाट पे सो जाइए, रोड पे सो जाइए, फ्री है। अपना अधिकार समझते हैं आप गंगा पे? क्यों नहीं, मेरा अधिकार है। मैं केवट हूँ, निषाद राज। मैं जल का मालिक हूँ। मैं इसी में जिया हूँ और इसी में मरूंगा भी। ऊपर अल्लाह, पानी में मल्ला, इसका कोई जोड़ नहीं है किसी को। क्या बात है। तो जल मेरा है, ये भूमि मेरा है। अच्छा बात बताइए, आपके और आपके परिवार की जो जीविका चलती है जी, वो गंगा से चलती है? जी जी जी। और आपसे जो पिछली पीढ़ी थी वो भी हाँ, जल से मछली मार के जीता था। निषाद को तो गंगा ही से मिलता है। अच्छा ये बताइए, नाव चलाते हैं आप, ये नाव चलाने का यहाँ इतनी सारी नावें नजर आती हैं। जी जी। तो क्या तरीका क्या है? जैसे अपने अपने घाट एरिया बन गया जी। है, उस तरह से अपना अपना ले जाता है जी। वो सब जीविका रोटी चलाते हैं। तो गंगा आपने कहा कि आपका जीवन है, जी। तो गंगा से जुड़ी 4 लाइनें गा के सुना दीजिए। ओके, मैं सुनाऊंगा जी। जय गंगा महारानी,
भवानी मैया जय हो गंगा महारानी, तेरो निर्मल बहता धारा, तेरो निर्मल बहता धारा, जय गंगा महारानी, भवानी मैया जय हो गंगा महारानी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। ये कबीर थे और वहीं था कबीर का वास, जहां ना धर्म का बंधन था ना रिवाजों की बंदिशें, ना कोई छोटा था और ना कोई बड़ा, और जहां ईश्वर का पता किसी धर्म में नहीं मन में मिलता था। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। निंदक नियरे राखिए आंगनी कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिल्या कोय, जो मन देखा आप ना मुझसा बुरा ना कोय। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये जीवन की बहुमूल्य बातें अगर कोई इतने सरल शब्दों में लिख सकते थे तो वो थे संत कबीर। ये सारे दोहे मैंने और आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़े हैं, लेकिन ज़रा सोचिए जो बातें 500-600 साल पहले लिखी गई थी वो आज भी हमारे जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। क्या आप जानते हैं संत कबीर का वाराणसी के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। ये जहाँ अब हम खड़े हैं ये कबीर साहब की कर्मभूमि है, यहीं वो उनका साधना पीठ भी है। दूसरा कैंपस है जहाँ कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था, कबीर झोपड़ी भी बनी हुई है। और यहाँ 120 साल तक रहकर कबीर साहब ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, जो भक्ति आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। 600 बरस पहले कहते हैं, उस समय गरीबों, दलितों, पीड़ितों, उपेक्षित लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, धर्म करने का अधिकार नहीं था। लेकिन कबीर साहब जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे और मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए उन सारे लोगों को भक्ति आंदोलन से जोड़ करके जगाने का काम किया। कहा जागोगे तभी पाओगे। एक चीज़ जो मैंने पढ़ी है इतिहास में उनके बारे में कि वो अंधविश्वास के बहुत ही खिलाफ थे और धर्म के पाखंडियों के खिलाफ थे। तमाम तरह के धर्म के पाखंडों में लोगों को बांध रखा था। उस बंधन को तोड़ा उन्होंने और कहा कि मंदिर में नहीं जाओ, भगवान गुफाओं में नहीं रहते, भगवान तीर्थों में नहीं रहते, भगवान कहाँ रहते, भगवान दिल में है। तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग। दूसरी बात का मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, खोजो हो तुरंत मिलियो पल भर के तलाश में। ये मैं जानता हूँ, ये सोच इतनी प्रगतिशील थी उस समय कि उस समय भी उनके ना चाहने वाले बहुत से लोग थे, बहुत विरोधी थे। पंडित और मुल्लाओं ने बहुत प्रताड़ित किया उनको, लेकिन फिर भी वह आत्मबली थे, आत्मविश्वास था। इसलिए कबीर साहब ने डंके की चोट पर कहा, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। कबीर साहब के जन्म और उनके अंत के बारे में कई बातें पढ़ी जाती हैं, तो सत्य क्या था? तो कबीर साहब 119 साल 18 दिन हो गए थे। उनके एक दोस्त थे व्यास जी, तो व्यास जी ने कहा महाराज आप बुढ़े हो गए हैं और काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, कालो जीवन में इतने पाखंडों कर्मकांडों का विरोध, ये मृत्यु का पाखंड भी बचा रह गया। लेकिन कबीर ने कहा कि जहाँ कहते हो कि नरक मिलता है मैं वहाँ जाके मरूंगा। तो किंवदंती थी कि मगहर मरने से गधा होए। कहा कि मैं जाता हूँ मगहर, और मगहर में जाकर के उन्होंने मर कर दिखाया और बताया कि ये मोक्ष कहीं भी है, नाली पे भी हो सकता है, बशर्ते कि उस आत्मा को जान ले। कबीर साहब ने अपने मन को इतना पवित्र कर लिया था कि भगवान को वो नहीं ढूंढते थे, भगवान उनको खुद ढूंढने आते थे। कबीर साहब के मठ के संग्रहालय में उनकी बहुत सी चीजें आज भी सहेज कर रखी हुई हैं। आखिर ये सन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मन लागो मेरो यार, यार यार मेरो यार, यार मेरो यार, यार मेरो यार। आगे है, झांकूंगा हमारे देश की अलौकिक धरोहर को भारत कला भवन में। जानूंगा कैसे 130 साल पुराने नाले को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है नमामि गंगे। चूर्ण से बनी लेमन चाय के अलग स्वाद का उठाऊंगा मजा। इसे कहते हैं चाय विद अ ट्विस्ट। बनारस की मशहूर गुलाबी मीनाकारी से
होऊंगा परिचित। कबीर मठ से जीवन ज्ञान बटोर मैंने रुख लिया बनारस के जाने माने उच्च शिक्षा केंद्र की ओर, जहां मदन मोहन मालवीय जैसे महान शिक्षक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की। लेकिन मैं यहां विश्वविद्यालय नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं उसी में स्थित विश्वविद्यालय के अद्भुत म्यूजियम में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थित इस भारत कला भवन के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते? अजी क्या करते हैं आप जानते हैं इसकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी म्यूजियम्स में की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1950 में इसका उद्घाटन किया था और उसके पहले प्रेसिडेंट थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर। तो दर्शन तो बनते हैं ना, चलिए करवाते हैं आपको दर्शन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित भारत कला भवन एक विशाल संग्रहालय है, जिसकी 14 गैलरीज में है हमारे देश की कलाकृतियों की एक अनूठी धरोहर। हमारा जो ये संग्रहालय है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इसके पीछे जो एक नींव थी वो यही थी कि टीचर्स के बीच में रिसर्च को और भारत इतिहास के रिसर्च के ऊपर काम किया जाए। हमारे पास 1 लाख से भी अधिक ऑब्जेक्ट हैं जो इसमें संग्रहित हैं और बहुत पुराने पीसेस हैं, जिसकी वजह से ये रिसर्चर के लिए एकदम बहुत मददगार रहता है। ये शिव पार्वती जी के विवाह को दिखाया गया है इसमें। पूरा एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है और ये पत्रिहार शैली में बना हुआ है। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये शिव जी और पार्वती जी के फेरे हो रहे हैं। इनको इंटरेस्ट होता है कि मैंने सुना है पार्वती जी बहुत सुंदर है, तो मैं थोड़ा सा उनको देख लूं। तो पार्वती जी थोड़ा सा अचकचा जाती हैं, मतलब वो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि शिव जी उनको पीछे मुड़कर देख लेंगे। वो जो कैप्चर किया है मूवमेंट को, जो उस क्षण को जो पकड़ा है, वो इसकी खासियत है। बहुत सुंदर। देखो ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी देख रहे हैं, किसी ने तस्वीर खींची और उसको यहाँ उतार दी। हमारे संग्रह की एक और ये इंटरेस्टिंग मूर्ति है गंगा की। ये इनका आइकन है, सिंबल है। जिनके हाथ में कलश हो वो गंगा की प्रतिमा है और ये बेसिकली मंदिरों के द्वार पे बनाई जाती थी, गंगा और यमुना का। यस, सूर्य भगवान की प्रतिमा है ये। 1400 साल पुरानी इस प्रतिमा में दिखाया गया है। जो मुकुट है, जो बाल हैं और जो बेल्ट है, वो सब ईरानी प्रभाव को दिखाते हैं। 1400 साल पहले? हाँ, तकरीबन ऐसी ही बेल्ट आज भी पहनते हैं। आज भी पहनते, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। अब मैं आपको छवि विथिका लेकर चलती हूँ और ये भारत कला भवन की धड़कन है। इस गैलरी का जो कलेक्शन स्टार्ट होता है वो 12th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। जब कागज़ नहीं हुआ करता था तो पाम लीफ पे ये पेंटिंग बनी हुई है और ये एक तरह से मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा है। ताड़ के पत्ते के ऊपर? हाँ, ताड़ के पत्ते के ऊपर बनी हुई है और ऐसा लगता है कि कली बनी हो। ये बहुत रेयर कलेक्शन है। इस तरह की सिर्फ 2 ही पेंटिंग्स मिलती हैं। फोटो लगती है। बिल्कुल। जब यहाँ ब्रिटिश लोग थे तो एक कंपनी शैली उनके अंडर में डेवलप हुई, जिसमें वो छोटे छोटे साइज के चित्र बनाकर अपने यहाँ भेजते थे, भारत की संस्कृति से अवगत कराने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे कॉस्ट्यूम पहनते हैं। उस समय कैमरा नहीं था तो ज़्यादातर पोस्ट कार्ड पे बनती थी। पासपोर्ट साइज फोटो? हाँ, पासपोर्ट साइज की। ये कलाकार अगर आज के दौर में आ जाएं तो कितना हैरान होंगे ना कि आजकल तो हम यूं फोटो खींच के भेजते हैं। ये बनारस के बने हुए कास्ट का वो एग्जाम्पल है। पहले यहाँ पे दरवाजे बहुत डेकोरेट होकर बनते थे। बनारसी लोग जो पूजा करने के लिए जो बर्तन यूज़ करते थे तो 2 मेटल का बना हुआ होता था, जिसको गंगा जमुना कहते थे, जो यहाँ के हिंदुओं मुस्लिम से भी इसको जोड़ा जाता है। 2 नदियों के नाम पे है, 2 संस्कृतियों के नाम पे, तो बहुत सारे प्रतीक हैं इसके पीछे। तो इस तरह से बनारस का एक जो कल्चर है वो अपने आप में अनोखा है, वो मिली जुली संस्कृति है, उसको दिखाता है। कल का आज से और आज का कल से अजीब रिश्ता होता है। अब जब म्यूजियम में मैंने हमारे कल के इतिहास को देखा तो अब वाराणसी के वर्तमान के एक पहलू से मिलने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स से जो अंग्रेजों के जमाने का बना शाही नाले के कल और आज की बातें मुझसे करने वाले हैं। आपने शाही पनीर के बारे में सुना होगा, शाही खीर के बारे में सुना होगा, शाही पुलाव के बारे में सुना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ शाही नाला तो आपके दिमाग में क्या आता है? नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शाही नाला ही है। जी हाँ, नाला यानी सुअर। लेकिन शाही क्यों है ये उन्हीं से पूछते हैं जो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। सर, शाही नाला क्यों, क्या है इसका इतिहास और क्यों है ये खुद ऐतिहासिक? इस मैप में देखें, ये 80 नदी है, ये वरुणा है। अब ये जो ट्रंक सीवर जो इन्होंने ले किया था वो यहाँ से होता हुआ पूरे शहर के घाट सारे कलेक्ट करता हुआ यहाँ पे आके मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 1879 में 1879 में बनना शुरू हुआ था और ये 1890 तक बना है। वाह,
और ये लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ करीब 7.5 किलोमीटर है। 7.5 किलोमीटर। तब तो वाराणसी इतना पॉपुलेटेड भी नहीं होगा, इतनी नहीं आबादी था। नहीं होगी। नहीं था, लेकिन उस समय भी आप देखिए इसका जो सबसे बड़ा व्यास कहते हैं, डायमीटर है, जी। वो 2.4 मीटर है। मतलब इसमें हाथी जा सकते हैं, घुड़सवार जा सकते हैं, ट्रक जा नाले सकते के अंदर हैं, से? नाले के अंदर से। शायद इसीलिए इसका नाम शाही नाला पड़ा शाही होगा। नाला पड़ा होगा। तो अच्छा, इसकी खास बात क्या है? पहली बात तो ये देखिए कि ये 15 मीटर जमीन से नीचे भी बना हुआ है। दूसरा, उस समय की जो ब्रिक्स होती थी, ब्रिक्स लाइनिंग के साथ बनाया गया है। 130 साल बाद भी कहीं कहीं जो है इसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसमें क्या हुआ है कि 130 सालों में इसमें 2/3 में कंकड़ और पत्थर भर गए, तो इसकी कैपेसिटी कम हो गई। जी, और प्लस कहीं कहीं जो टूट टाट गई थी उसको ठीक करना था, जी। तो उसी का जिम्मा जो है नमामि गंगे ने उठाया। जैसा कि आपने बताया मुझे मैप के ऊपर कि ये नाला जाके एंड गंगा के अंदर होता था। हाँ, तो इसका मतलब है कि शहर का सारा कचरा गंगा में जाता था। गंगा में जाता ये था। कितने सालों तक जाता था? बिना ट्रीट के हुए ही करीब 100 साल तक गया है। उसके बाद दीनापुर का जो प्लांट बना है, जी। उसके बाद उसको डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट करने के बाद करीब 80 mld वहाँ ट्रीट हो रहा है। उसमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो सारी की सारी वहाँ की बायोगैस से ही जनरेट हो जाती है। ओह, सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट है। दूसरा क्या किया है, जो 80 नदी में जो ड्रेन है, जी। जो अभी तक अनटैप था, उसको अभी हम लोगों ने टैप कर लिया है। तो आज के दिन में वहाँ से भी जो 50 mld करीब जो पानी आता था गंगा जी में, आना बंद हो गया है। 80 में 50 mld का प्लांट बन के चल रहा है, और रामनगर में भी 10 mld का प्लांट चल रहा है। इस नाले का एग्जिट पॉइंट ये है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये था कि हमें जो काम करने का समय मिलता था, रात में 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक मिलता था। जब कचरा कम आता होगा। हाँ, और जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे उसको देखने के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि 15 मीटर नीचे बड़े से पाइप को नीचे उतारना, जगह बिल्कुल नहीं। जी। 10-12 लोग अंदर खड़े हुए हैं। क्या बात है। सोचिए, हम जैसे आम नागरिकों को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि जब हम फ्लश करते हैं हाँ। या हम ड्रेनेज में कुछ चीज़ डालते हैं, हाँ। उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कितना काम करना कितना पड़ता है और काम कितने करना। लोग अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं। हाँ, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर हमारा 30,000 करोड़ का काम है तो सबसे कठिन काम ये है। तेरी गलियों से गुजर रहा हूं मैं, तेरी ही दरो दीवार ताक रहा हूं मैं, तेरी खुशबू की महक हवाओं में है, बस अब कुछ दूर ही चाय सदाओं में है। पप्पू भैया, जय राम जी की। ना 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 नानता फिर रहा मैं तुम्हें शाम से, मैं यहाँ तुम यहाँ। क्या बात। भैया क्या बात है। मुझे लोगों ने कहा कि पिछली बार जब आप यहाँ पे आए थे हाँ। तो आप मलइयो खा के गए थे, जी। आप भांग पी के गए थे, जी। आप बनारसी पान खा के गए थे, जी। लेकिन आपके यहाँ पे पप्पू आके जी के चाय पी के नहीं गए पिए थे। चाय किस चीज़ से बनाते हैं कि लोगों ने इतनी आपकी तारीफ की है? चाय हमने बनाते हैं नहीं है, ये प्रेम रस बनाते हैं, जैसे बना हुआ बनारस। ये बनाते हैं प्रेम रस। तो क्या क्या डालते हैं प्रेम में? ये प्रेम में पहले तो चीनी मिठास होती है, चीनी होती है, वही प्रेम होता है जी। और उसके बाद अदरक नींबू मसाला डाल करके चाय बनाते तो नींबू की चाय है जिसे पीने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। हैं। जी, अंग्रेजों के समय की चाय की दुकान चलती आ रही है। यार कमाल है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर यही सुनने को मिलता है मुझे कि दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से। तो जरा बनाइए चाय। ठीक है, बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, गई चीनी, फिर गया अदरक। आप जानते हैं मैंने इनका स्वागत इतने फिल्मी अंदाज में क्यों किया, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर कि ये भी कम फिल्मी नहीं है। सुना है कई फिल्म वाले भी यहाँ पे आए हैं। बहुत फिल्म वाले आए हैं। मोहल्ला 80 फिल्म सनी देओल के साथ यही बनी थी। सनी जी यहीं पे आके बैठ के चाय पी के गए थे। मैंने कहा था कम फिल्मी नहीं है। सन्नी देओल, रवि किशन, इन लोग आकर के यहीं पिए थे चाय। जी, इसे कहते हैं चाय विद अ ट्विस्ट। ये दादा के टाइम से नहीं हो सकती। लेमन टी जो है ये आपने शुरू की, ये हम लोग शुरू किए। ये पब्लिक की डिमांड की वजह शुरू की है, आपके मन में कुछ ख्याल आया ये कि पहले लोग कहे यार नींबू चाय नहीं, जब पिलाने लगे तो लोग चस्का लगने लगा, अच्छा लगने लगा, चटपटा टाइप। ये सर टेस्ट कीजिए इसको। ये है ट्विस्ट वाली चाय, अदरक के साथ में, नींबू के साथ में, और एक चूर्ण की गोली है। अब ये चूर्ण की गोली जो है ये इनकी सीक्रेट रेसिपी है भैया। ओए, अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा, ये चाय मैं घर पे बनाऊं? घर में बनाएंगे इतना प्रेम रस नहीं बन पाएगा। पप्पू भाई का प्रेम नहीं आएगा चाय के अंदर। अपने इस सफर में हम लगातार लघु उद्योग की बातें करते रहते हैं। कैसे छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में हमारे देश की हजारों सालों की कला को सहेज कर बैठे हैं हमारे अपने कलाकार। मुगल काल की देन मीनाकारी के काम को बनारस ने अपनाकर गुलाबी मीनाकारी का रूप दिया, और आज बनारस की गुलाबी मीनाकारी के कदरदान देश विदेश में। आ बैल मुझे मार, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ? आज मेरे साथ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो मैंने यूं ही अपनी सास को एक फ़ोन लगा दिया, और जब मैंने उन्हें बताया
कि मैंने इतना खूबसूरत मीनाकारी का काम देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ वाराणसी में बहुत मशहूर है ये काम। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी मांगे सामने रख दी। नहीं, मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे लिए लेके आना, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पसंद आए तो ले आना। आप समझते हैं ना इसका मतलब क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए मीनाकारी के कारीगरों की वर्कशॉप में अगर उनसे मिलने के लिए आऊँगा तो क्या ये संभव है कि मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा। तरुण जी, इसकी कीमत के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपकी कीमती जो कारीगरी है उसके बारे में बात करते हैं। क्या होती है मीनाकारी? ये काम शुद्ध चांदी के पत्रे पे तार का जोड़ाई करके बनाया जाता है। यहाँ की स्पेशलिटी ये पिंक कलर जो होती है गोल्ड फोम से बनती है। ये चंदन के तेल में मिला करके हम लोग इस पे लगाते हैं। तो मतलब चांदी के ऊपर होती है? शुद्ध चांदी के ऊपर ही होती है। हाँ, तो फिर इतनी महंगी नहीं होगी ना। मैं तो यूं ही घबरा रहा था, मुझे लगा कि सोने के ऊपर होगी, कुंदन के ऊपर होगी। हाँ, गोल्ड के ऊपर भी होती है, यही मीनाकारी होती है गोल्ड के ऊपर, और ये भी लाइफ टाइम के लिए होती है। ऐसा मत बोलिए, गोल्ड के ऊपर होती, मुझे गोल्ड की लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, आपकी जो फैमिली है उसे कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं? हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे भैया को और 2017 में हमें मिला है। तो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप लोग? हमारे मामा जी के यहाँ ये काम होता था पहले, और हमारी माता जी करती थी, तो माता जी से ही हम लोगों ने सीखा है ये काम। तो डिमांड सबसे सारा कहाँ से है? ऑल वर्ल्ड से डिमांड है जी इसमें, और हम लोगों का सामान सऊदीया, रियाद में, जेनेवा में भी जा चुका है, यूरोप में भी गया है। अच्छा, ये जो पीस है जी, इसको विजुलाइज कौन करता है? खुद हम लोग अपने से ही करते हैं इसको। ये आपने बनाया? पीस पे नेशनल अवार्ड भी मिला है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जितने भी जो कारीगर होते हैं या जो कलाकार होते हैं वो इतने हम्बल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये लोग इतना काम करते हैं और उनके काम की इतनी डिमांड है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी। देखूंगा कैसे भक्तों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। गंगा के तट पर एक यादगार शाम, मनमोहक गंगा के गीतों के साथ। पुराणों के अनुसार बाबा भोले के त्रिशूल पर बसी है उनकी ये काशी नगरी। यहाँ पर हर रोज हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन को आते हैं। उन्हीं भक्तों की सुविधा के लिए तेज गति से बन रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। मणिकर्णिका घाट से बाबा के धाम तक का ये काम पूरी तन्मयता और तीव्रता के साथ हो रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रख्यात काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। उसके दर्शन मैंने करवाए थे आपको पिछली श्रृंखला में, याद है ना। लेकिन इस बार मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि इसी काशी विश्वनाथ मंदिर के नज़दीक मणिकर्णिका घाट को उससे जोड़ने का कार्य बहुत ही जोर शोर के साथ में चल रहा है। पढ़ा होगा आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि श्रद्धालु गंगा में स्नान करें और अपने भगवान के दर्शन के लिए बिना किसी रुकावट के सीधा मंदिर पहुंच जाए। पिछली श्रृंखला में हम लोगों ने दर्शन भी किए थे बाबा के, तब एक बहुत ही अलग किस्म की यहाँ पे एक लुक था। इसलिए जो धाम था बाबा विश्वनाथ धाम में, ये काफ़ी डेंस आबादी है, यहाँ पे घनी आबादी थी। जहाँ हम खड़े हैं इस एरिया को कॉरिडोर कहेंगे। एक चौक की बिल्डिंग आती, चौक के बाद से इस एरिया को टुवर्ड्स गंगा कॉरिडोर कहते हैं। ये करीब 200 मीटर का है। तो अभी तक क्या था कि वन वे, ताकि हम रोड से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाते थे, बाकी गंगा की तरफ से गलियां थी। अब गंगा की तरफ से भी जेटी के माध्यम से, पैदल घाटों के माध्यम से दर्शनार्थी आ चुके हैं। पूरी परियोजना का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है, कोई रास्ता इसमें हम बंद नहीं कर रहे हैं, और जितने पॉसिबल रास्ते हैं उन पर यात्री सुविधा केंद्र बना रहे हैं, ताकि अगर कोई श्रद्धालु किसी भी तरफ से आता है तो उसको सीधे सीधे आकर के बाबा विश्वनाथ दर्शन करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो जन सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को ही मिलनी चाहिए। ये इतना प्राचीन मंदिर है, जब यहाँ पर कार्य शुरू हुआ होगा, जब खुदाई की होगी तो काफी कुछ पुराना प्राचीन निकला होगा, मिला होगा। जब हम लोगों ने परियोजना बनाई तो बहुत से ऐसे मंदिर थे जो घरों के अंदर थे। पूरे परियोजना में लगभग 63 मंदिर मिले। 63 मंदिर मिले। उनको बचाते हुए ही हमने उनको बनाया है, और बिल्डिंगों का स्वरूप भी लगभग हम वैसा ही दे रहे हैं कि इन मंदिरों से उनका स्वरूप मिलता जुलता रहे। कुल मिला के काशी की जो वास्तविक धरोहर है, जो प्राचीन धरोहर, उसको संरक्षित करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधायाः किमपि तन् महैश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशो। गंगा लहरी के कुछ श्लोक थे। मैं हमेशा से किसी क्लासिकल सिंगर से पूछना चाहता था, कितना रियाज करती हैं या कितना रियाज करना पड़ता है? देखिए, संगीत या कोई भी विद्या तो साधना से जुड़ी हुई है, शॉर्टकट कोई नहीं। जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, प्लीज समझ लें, शॉर्टकट
है ही नहीं। तो किस उम्र से गा रही हैं? मैं पहले साइंस की विद्यार्थी थी, लेकिन संगीत थोड़ा लेट आया जीवन में, लेकिन जब आया तो बस उसमें डूब गई। चलिए, देखने वाले कह रहे हो कि बातें करना बंद करो, हम सुनना चाहते हैं आपको। तो क्या सुनाएंगी? मैं मीरा का वो भजन सुनाती हूँ, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना अब काशी से आपसे और क्या कहूँ। ये गंगा अपने आप में एक जीता जागता पाठ है। गंगा धर्मों में भेदभाव नहीं करती, जात पात में विश्वास नहीं करती। जो स्नेह से मिलता है, दुगने स्नेह के साथ उसे विदा करती है। हुआ ना एक जिंदगी का पाठ। चलिए, मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि इस गायकी में जो गंगा के प्रति भाव है, आप उसे समझेंगे और गंगा को मन से नहीं, अपने कर्म से आदर देंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गंगा जी के पावन चरनिया में लगन लगनिया न हो। गंगा जी के पावन चरनिया में लगन लगनिया न हो। मैया मन भावे मैया के मंदिरवा किनरवा बसी